दोस्तों, कैसे आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ। तो आज का जो इस कंपनी के ऊपर अपडेट है, वो अपडेट सबसे पहले मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में शेयर करूँगा। देखिए कंपनी जल्द से जल्द आपको क्वार्टर 4 का रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है। वो रिजल्ट मिलने का जो डेट है वो अनाउंसमेंट किया गया है 13th ऑफ अप्रैल, मतलब सॉरी 13 नहीं 30 ऑफ अप्रैल, मतलब 30 तारीख को आपको अप्रैल मंथ में इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक एक बहुत बड़ा अपडेट है इस रिजल्ट के ऊपर। तो वो अपडेट क्या है, अब ध्यान से इस चीज़ों को देखना कि जो अपडेट कंपनी यहाँ पे बताया जा रहा है, तो जो एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि एस्टिमेट किया जा रहा है जो रेवेन्यू है वो करीबन 592 बिलियन के आसपास टोटल एस्टिमेट किया जा रहा है कि इतने बिलियन का टोटल कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो अभी ये देखना बाकी है कि कंपनी के सही में इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि नहीं होगा। तो पिछली बार कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो भी मैं आपको बता दूं, क्वार्टर रिजल्ट है वो 55,600। तो 55,600 और इस बार कितना बताया जा रहा है, और सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट में दिसंबर के बता दूं तो 55,300। तो इस बार कितना बताया जा रहा है, इस बार बताया जा रहा है 590, सॉरी 592 बिलियन डॉलर, मतलब अराउंड 59,000 के आसपास यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेट देखने को मिलेगा। शायद इसीलिए इस पॉजिटिव रिजल्ट आने के एक अंदाजा लगाया जा रहा है। शायद इसीलिए कंपनी इसके ऊपर एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। देखिए जब मार्केट बुल रन में होते हैं तो सबसे ज़्यादा तेजी आपको स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर देखने को मिलता है। और स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर देखिए यहाँ पे क्या बना, एक लंबा सा एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद कंपनी क्या क्या रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो आप कहेंगे सर कुछ दिनों से तो रेड कलर दिख रहा है, तो क्या ऐसे गिरेगा? कुछ भी हो सकता है, ऐसे गिर भी सकता है, गिरकर इस सपोर्ट लेवल तक फिर से आ सकते हैं। तो मार्केट इतना आसानी से आपको टारगेट नहीं देगा, इसके लिए आपको आपके पेशेंस चेक करेगा कि आप कितना टाइम तक इस कंपनी के ऊपर होल्ड करके बैठ सकते हैं। तो जब मैंने एंट्री लिया, कुछ-कुछ कंपनी में मुझे 1 साल, 1.5 साल भी लग गया रिटर्न पाने में। तो मैंने इस पेशेंस के साथ बना रहा और मुझे रिटर्न भी मिला। तो जो यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 210 के ऊपर, जो मैं टारगेट को कंटिन्यू करूँगा, और वो टारगेट अगर हुआ तो मुझे 43% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो मैं टाटा स्टील के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ कि कंपनीज के परफॉर्मेंस अच्छा है। और दूसरी बात, कंपनीज के ऊपर मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा जिसके कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करा, वो है इस कंपनी का, देखिए रिजर्व कंपनी के ऊपर ठीक ठाक है, और कंपनी के बोरिंग्स, कंपनी का अच्छा खासा बोरिंग्स यहाँ पे कम हुआ, और उसी बेसिस में कंपनी का CWIP भी हाईएस्ट देखने को मिला। इस बार 35,000 करोड़ के आसपास CWIP देखने को मिला। बेस्ट तरीके से यहाँ पे CWIP देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो अदर्स एसेट है, उस अदर्स एसेट के बारे में बात करूँ तो ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो कंपनी का 6,000 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव कंपनी किया है, और मतलब प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, और हाथ में 9,300 करोड़ के आसपास हाथ में कैश है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक ही चल रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। अगर फरवरी मंथ के डेटा के हिसाब से बात करूँ तो एफएस ने कुछ क्वांटिटी माल बेचा, ना के बराबर माल यहाँ पे बेचा, और उसका एफएस और डीएस दोनों ने ही माल बेचा, मगर उसका फायदा किसने उठाया? पब्लिक ने उठाया। तो ऐसे नहीं कि 1% माल बेचा, ऐसे बिल्कुल नहीं, 1% नहीं बेचा, 0.70 के आसपास, परसेंटेज के आसपास कंपनी के ऊपर माल बेचा गया। तो इसमें डरने का, चिंता करने का जरूरत नहीं कि कंपनी बेकार हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो बाकी मैं टाटा स्टील के ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत इंटरेस्टिंग इस कंपनी के ऊपर मेरा एक ट्रेड है, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया वो आपको जरूर समझना चाहिए। आप भी इस तरीके से जब भी आपको ट्रेड मिले तब जरूर यहाँ पे इस ट्रेड को फॉलो, मतलब स्टडी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी के हिसाब से, जब से कंपनी का हाई था, लाइफ टाइम जो हाई था, उस बेसिस में देखें तो कंपनी के ऊपर एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, एक नहीं ऑलमोस्ट तीन तीन हैंडल बना है, एक दो तीन, और मुझे लग रहा है और एक बार यहाँ पे हैंडल क्रिएट होगा। तो जब तक इस हैंडल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं कोई भी बड़ा क्वांटिटी के साथ एंट्री नहीं लूंगा। तो मैंने एक छोटे क्वांटिटी के साथ काम किया, वो किस तरीके से किया, चलो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए
उज्जीवन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके ऊपर जब भी कंपनी नीचे आए मतलब यहाँ पे जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन है 200 डेज मूविंग एवरेज। तो 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है, जब भी इसके नीचे आया तो मैं इंतजार किया कि 200 डेज ईएमए के नीचे आया, उसके साथ साथ आरएसआई का जो लाइन है वो 30 के नीचे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 30 के नीचे तो आया था, मगर उस टाइम यहाँ पे 200 डेज ईएमए के नीचे कैंडल नहीं दिखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। तो मैं कहाँ पे एंट्री लिया? मैं एंट्री लिया जब यहाँ पे कंपनी 200 डेज ईएमए के नीचे भी आए और आरएसआई 30 के नीचे भी हुआ, तब मैंने इसकी क्लोजिंग प्राइस में एंट्री लिया, मतलब इस रेड कैंडल के एंट्री लिया, मतलब 44 रुपीज 0.30 इस तरीके से प्राइस में मैंने एंट्री लिया। और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा? जब आरएसआई 70 को टच करेंगे, 70 को ब्रेक करेगा, तब मैं एग्जिट करूंगा। तो मुझे लगता है कि आरएसआई ऊपर ही जा रहा है। अगर मैं एंट्री लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट जो डे ऑफ पीरियड है 28 दिन हुआ, 28 दिन में कंपनी 23% के आसपास रिटर्न दिया। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म में जो आरएसआई को फॉलो अप करके मैं काम करता हूँ, मुझे बहुत हद तक प्रॉफिट होता है, बहुत शानदार प्रॉफिट हो रहा है। देखिए मैं आपको कोई प्रॉफिट और लॉसेस का बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप भी इस तरीके से पैटर्न्स को सीखिए, पहले सीखिए, सीख कर काम करिए। ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूँ काली अगर आप कोई भी इसको ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप बैक टेस्टिंग करिए। मैं इस तरीके से मतलब 200 से भी ज़्यादा कंपनीज के ऊपर बैक टेस्टिंग करके काम करता हूँ। हाँ, वही कंपनी के ऊपर काम करता हूँ जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है। ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार है, कंपनी का फाइनेंशियल नेगेटिव है और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न बना और मैंने ट्रेड ले लिया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर उज्जीवन फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूँ तो इसका क्वार्टर रिजल्ट मुझे बहुत शानदार लगा, जिस कारण की वजह से मैंने ट्रेड लिया। क्योंकि जिसका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत शानदार है और उसका सेल्स और एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है, तो उसके ऊपर एक भरोसा तो जरूर होना चाहिए। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके एक ट्रेड लिया था और वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर कुछ अपडेट्स भी है। ये भी बताया जा रहा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, उसके ऊपर जम 11%, मतलब कंपनी लोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मतलब मान के चलिए कस्टमर को जो कंपनी लोन दिया, कितने कस्टमर को लोन दिया, वो इस बार हाईएस्ट लोन दिया करीबन 11% ज़्यादा। तो पिछले साल की तुलना से 11% ज़्यादा यहाँ पे लोन ज़्यादा दिया, जिसके चलते कंपनी के इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और इसीलिए मुझे लग रहा है कि कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट भी इस क्वार्टर में आने वाला है। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस में टिल टू मंथ, मतलब करंट जो ईयर चल रहा है उस ईयर में कंपनी 1200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, जो पिछले सालों की तुलना से बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली एक न्यूज़ पॉजिटिव है। उसके बाद दूसरा एक न्यूज़ है, वो भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। आप देख सकते हैं इंडियन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक रेज ऑन स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फोर अपडेट, मतलब जल्द से जल्द इस क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आने वाला है उससे पहले एक अपडेट आता है, एक एस्टिमेट किया जाता है। उस बेसिस में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया, इसी के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनी शेयर ऑफ उज्जीवन फाइनेंस बैंक किस तरीके से जम किया, वो बताया जा रहा है। तो अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से एक अंदाजा लगाया जा रहा है, इसी तरीके से एक एस्टिमेट किया जा रहा है। अगर अच्छा खासा रिजल्ट दिखे तो जो पैटर्न्स यहाँ पे बना है उस पैटर्न्स को ब्रेक करके बहुत ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अभी तक अपने मतलब टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया। अगर मार्केट रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई भी आपको कोई भी पेड वर्जन में ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अगर आपको मार्केट रिलेटेड अपडेट और साथ ही साथ मार्केट के न्यूज़ के बारे में जानना है तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़। मेरी तरफ से आज तक कोई भी मैंने कोई पेड वर्जन लॉन्च नहीं कर किया हूँ और कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ शेयर कर पाऊँ। अगर आपको मेरे सारे डेटा अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अगर बेकार लगता है तो ऑब्वियसली आपके हिसाब से ज़रूर आप डिसीजन लीजिए। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर काम करना है सारी चीज़ों को सीख कर, खुद के रिस्क को मैनेज करके, खुद के बेसिस में, मतलब खुद के डिपेंड करके ही काम करिए। किसी के ऊपर भरोसा कर मत के काम करिए, कम मत करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। वो भी उज्जीवन ग्रुप की ही कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है, 6,600 करोड़ के आसपास है। मगर इस कंपनी के ऊपर मुझे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो 1100 करोड़ से कंपनी 1500 करोड़ तक कंपनी के सेल्स को इंक्रीज किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 290 करोड़ से करीबन 280 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। तो बेस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट जर्नी हुआ है। उसी तरीके से अगर चीज़ों को समझा जाए तो आप देखेंगे तो कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। ऑब्वियसली प्रोमोटर नहीं है तो सारे के सारे माल किसने उठा लिया? एफएस ने उठाया। और पब्लिक के पास भी
होल्डिंग्स है और डीएस के पास भी होल्डिंग्स है। देखिए, इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी रॉकेट बनेगा ऐसे सोचना भी गलत होगा। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और कंपनी का बिजनेस थिंकिंग पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी आगे बढ़ने का दम रखेंगी। जैसे कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ, तो फाइनेंस कंपनी का जो चीज़ मुझे हमेशा मैं देखता रहता हूँ, वो है बोरिंग्स। क्या सही में कंपनी खुद के कर्जे को बढ़ाते चले जा रहे हैं? फाइनेंस कंपनी अगर खुद के कर्जे को नहीं बढ़ाएंगे, तो वो कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? और बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी के जो बोरिंग्स है, उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व भी बनना चाहिए। तो रिजर्व भी यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। 1600 करोड़ से 3500 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व भी देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिजर्व देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, अगर उस पैटर्न्स को देखेंगे तो बहुत पहले से एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बना था। एक लंबा सा एक कप बना और उसके बाद देखिए 2 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट किया और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। अभी देखिए ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कंपनी क्या किया, एक बार इस जगह को, इस लेवल को रिटेस्ट किया। जब नीचे आया था तब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है। वही सपोर्ट को एक बार, 2 बार रिटेस्ट करने के बाद वापस जा रहा है। तो कहने का मतलब है, ये जो रेंज मैंने आपको मार्किंग किया करके दिया हूँ, इस रेंज बहुत स्ट्रांग है, मेरे लिए बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस रेंज को जब तक ब्रेकआउट ना करेंगे, तब तक इस कंपनी ऊपर नहीं जा पाएँगे। तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है और ये भी बताया जा रहा है कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। इसका रिज़ल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, 29th ऑफ मई। तो 29th ऑफ मई में आपको कंपनी का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तब तक आपको इस कंपनी के ऊपर मैं अपडेट देता रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है सूरत वाला बिज़नेस ग्रुप। तो सूरत वाला बिज़नेस ग्रुप एक 1600 करोड़ का कंपनी है और इस कंपनी के जो काम है वो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, वो है कंपनी का स्प्लिट देने का। तो कंपनी 18 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाले हैं, हर एक के बदले 10 शेयर देने वाले हैं। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी का जो करंट प्राइस है 930 रुपीज़ के आसपास, वो 1:10 रेशियो का स्प्लिट देने के बाद कंपनी 90 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। तो सोचिए, इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर आपको काम करना है कि नहीं करना है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, ये सिर्फ़ एक अपडेट था और इस वीडियो में सारी जानकारी आप एक बार रिसर्च करके, स्टडी करके खुद के हिसाब से काम करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।